दोस्तों नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका बहुत दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान है, मेरी अपनी बेटी सम्रागी चंद ठाकुर। सम्रागी ठाकुर इसका नाम है वैसे, लेकिन यूएस में जहाँ की ये आजकल काम कर रही है, वहाँ से सैम के नाम से पॉपुलर है। सब लोग सैम ही बुलाते हैं, सबकी ज़बान पर सैम चढ़ गया है। आप भी सैम बुलाते हो? मैं क्योंकि मैंने भी सीख लिया उनसे। तो दोस्तों आज हमारे जो बातचीत का जो हम पॉडकास्ट इसको जो बोलते हैं, हम चाहते थे कि थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल में बात करें। यूजुअली क्या होता है कि मैं सवाल पूछता हूँ अपने मेहमान से और फिर हम वो जवाब देते हैं, और इस तरह ये एक फिक्स फॉर्मेट था। तो आज सैम का आइडिया था कि पापा लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मे बी सैम विल ऑल्सो आस्क मी समथिंग जहाँ पर कि मैं उससे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और उसकी जनरेशन को मैं हेल्प कर सकता हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है कि यार हम लोग बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो यूथ में चल रहे हैं, हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं उस तरह की जो बातें हैं वो अपनी बेटी से पूछूंगा, वो उसके जवाब बढ़िया तरीके से दे पाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। सबसे पहले तो मैं ही पूछ लेता हूँ एक बात कि तुम इंडिया आई हुई हो बेटा, और इंडिया आए हुए तुम्हें 10-12 दिन हो चुके हैं, और 1 साल के बाद तुम इंडिया आई हो एंड यू आर सो डेस्परेट टू कम हियर। 1-1.5 साल से तुम PwC में जॉब कर रही हो, और जॉब का भी बहुत प्रेशर देखता हूँ मैं तुम्हें। पिछले दिनों यहाँ पर इंडिया में एक बहुत बड़ी बहस चली है, बिकॉज EY में अनफॉर्चुनेटली एक लड़की की डेथ हो गई थी। उसकी मॉम ने काम से रिलेट करके देखा कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि तुम्हारा जो PwC में काम वहाँ जो करती हो तुम्हारे को काम का क्या प्रेशर रहता है, एंड हाउ डू यू एक्चुअली डील विद इट? काम का प्रेशर होता ही है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस आपको ही फिगर आउट करना पड़ता है। There's no one else who can tell you one right or wrong way. Okay. And to be honest, I'm still trying to figure it out. Like even half of the times on FaceTime I'm like, Dad, this is so hard. What do I do? Because it's like काम के बाद I'm looking forward to the weekend. कभी कभार weekend में भी काम करना पड़ता है, which I don't have any complaints for because I genuinely enjoy the work that I do when I do it. But it's like then I'm always chasing some vacation time, some free time, and then when I finally get this free time, which is 2 days of the weekend, I'm like, wait, I just want to sleep. I just want to relax because there's so much happening in my brain. There's so much. I'm like exhausted and I'm just feeling so fatigued, and that makes me feel like then जो मेरी hobbies हैं, like going out to I don't know, trying a Pilates class, acting workshops, फिर ये सब नहीं हो पाता, right? And this brings me to a question that I want to ask you. I see you achieving everything, going for your job, running marathons, writing books, having a whole YouTube channel, and that makes me believe that if you can do it, anyone can do it. But I think me and all the other youngsters are usually just like we are confused how to do it, or it's not happening and we are just tired all the time. So please give us some tips on like time management, how to compartmentalize, how to drop strict boundaries and say no. नो, आई थिंक यू आर राइट। जो तुम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी है कि काम का प्रेशर बहुत रहता है। 5 दिन तक खूब सारा काम किया, देन यू जस्ट गेट 2 days टू एंजॉय योरसेल्फ एंड परस्यू योर हॉबीज ऑल्सो। और उसमें क्या है कि वन थिंग आई लाइक अबाउट यू कि तुम जो पूरा 8-9 घंटा जो सोती है ना, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बिकॉज ऑफ लेट आई हैव रियलाइज इन माई लाइफ कि हम लोग सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना वो स्लीप के साथ करते हैं, नॉट नोइंग कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो लैक ऑफ स्लीप है ना वो आपकी बॉडी में ऐसे नेगेटिव काम करती है, एंड स्लोली वो जमा होता रहता है, एंड वन सडन डे यू रियलाइज़ कि यार आपको हाइपरटेंशन हो गया है, आपको दिल की बीमारियाँ हो गई हैं। सो क्या प्रोसेस में क्या होता है कि आप खुश रहते हो, सोचते हो कि यार मैं ज़्यादा टाइम निकाल रहा हूँ। आपको आपने अपना कोई कंपनी लॉन्च की है, आपने कोई स्टार्टअप लॉन्च किया है, यू आर मैड अबाउट सक्सेस एंड यू आर रनिंग आफ्टर सक्सेस, यू आर रनिंग आफ्टर मिंटिंग मनी, बट इन द प्रोसेस आप भूल जाते हो कि यार मैं अपनी नींद से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। और वी हैव सीन ऑफ लेट बहुत ज़्यादा जो लोग सक्सेसफुल लोग थे यंग एज में, 40s में, अर्ली 50s में हार्ट अटैक हुआ है उनको।
तो तुम्हारा जो नींद वाला है ना वो एस्पेक्ट, वो मुझे सही लगता है। इसलिए यू मस्ट हैव नोटिस कि मैंने और सब चीज़ों के लिए कभी टोका भी होगा लेकिन नींद के लिए मैंने कभी टोका नहीं, बिकॉज आई फाइंड कि यंगस्टर में, यंग एज में नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नींद की वैल्यू सिर्फ फिजिकल लेवल तक नहीं है, नींद की वैल्यू जो है इस मायने में भी बहुत ज़्यादा है कि वो मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आप में लेके आती है, और मेंटली आपकी एंजाइटी को कम करने का उसका बहुत प्राइमरी रोल है उसका। ये सब रोल हम लोगों को पता नहीं है, तो इसके लिए हम नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये बताओ कि चलो मैं आपको बाकी जो बातें हैं जो मैं करता हूँ वो सब ड्यू कोर्स में बात करेंगे उसके बारे में, बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई व्यूअर्स, बट यू आर अ गेस्ट, तो हम आपके जरिए ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वन इज़ दैट कि यूएस में रहते हुए तुम्हें 5-6 कितने साल हो गए? 6 साल हो गए? 6 साल। सो 6 साल हो गए एंड तुम एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर गई थी, और तुमने वहाँ पर फॉर्चुनेटली तुम्हें टाइम पर जब अपना मास्टर्स करने के बाद टाइम पर जॉब भी मिल गया, अभी तुम जॉब कर रही हो। तो 6 साल से तुम यूएस में एक बोलते हैं ना अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहना, वो अपने में बहुत सारी एंजाइटी क्रिएट करता है, बहुत सारा आपको एक अननोन इन्वायरमेंट है। तो यूएस में 6 साल का जो आपका लिविंग है उसके बेसिस पे आप कुछ बता सकती हो कि जो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, हाउ डिड यू डील विद इट? मतलब जितनी भी तरह के स्ट्रगल्स आए, बी इट ऑफ एनी नेचर। स्ट्रगल्स पर्सनली बहुत तरीके के होते हैं, एंड इंडिविजुअल्स के डिफरेंट स्ट्रगल्स होंगे, सब मेरी तरह ही स्ट्रगल नहीं करेंगे। आई थिंक फूड सबसे बड़ा स्ट्रगल था, एंड द फर्स्ट स्ट्रगल आई फेस वाज व्हाट डू आई ईट, बिकॉज यू नो एज एन इंडियन यू कैन हैव all these like burgers and pizzas and salad for maybe a couple of days. You can dive into different cuisines. So at the end of the day, I need my dal chawal, my sabji roti, right? And then cooking. Oh my God. I just want to tell everyone, please learn how to cook. It's an essential skill for life. And we really undermine it because, you know, we come from privileged households where food is served, lunch, dinner, breakfast. But if you are going abroad and you know you have to live by yourself, I think this is the number one skill, how to cook, and not just like spend like an hour or two like, you know, finessing one specific dish. I think you should be the kind of person who can whip something up with everything or whatever you have in your fridge. तो 4-5 चीज़ों के नाम बताना कि जो चीज़ बना सकते हैं। दाल बनानी आनी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स को राइस बनाना नहीं आता था तो राइस, चावल बनाना आना चाहिए, राइट? 2-3 सब्जी बेसिक। हाँ ठीक है। हाउ टू चॉप वेजिटेबल्स। ओके राइट, करेक्ट। ऑमलेट्स इफ यू ईट एग्स। हाँ। एंड आई थिंक चाय इफ यू आर इनटू चाय। सी मैंने अपने चाइल्डहुड में, स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी अकेला रहता था, तो जो सबसे फेवरेट मेरा खाना होता था वो होता था दाल भात, राइट, और ऑमलेट एंड ब्रेड। इससे मैंने सर्वाइव किया। यस, एंड you know, these are not hard things, but when I went to college I actually saw my friends struggle, and I was like, listen, I need to get a grip on this, because if I can't cook there is no healthy life for me, and food impacts physical health, mental health, every sort of health. So food is the number one thing, and I'm going very general right now because you know you're going to face homesickness, you're going to probably fall in love, get your heart broken, you're going to lose friends, make friends, so all that will keep happening. But basic stuff is food, and then also your mental health, which honestly is driven a lot from what you spend your time doing, what you're investing your time and your energy in. If you're just going to explore and party and, you know, just give 80% of your time there, look, I did that and I faced the consequences. My health was at like its rock bottom, and then that was a wake up call for me that I need to prioritize staying in. Staying in is so important, spending time with yourself, and that will really impact your mental health as well, because अगर आप खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, शांति में नहीं रह सकते, in silence, आपको वो uncomfortable and uneasy feel कराता है, then there's a deeper problem and you need to get into that. And moving to the US all by myself helped me tackle that problem, where I eventually now I'm comfortable with just being by myself at home, cooking dinner for myself, watching a movie, reading a book, and then going to sleep. I don't have to go out every day or on the weekends also. Sometimes I'm just staying in and there's no complaints. You're not missing out on anything. This
whole concept of fear of missing out on that one party or whatever, it's very common, and at a young age you experience it, and I want everyone to experience it, because once you experience it is when you come out of it and you realize, wait, I didn't lose anything. Like, it doesn't matter, because that party is going to happen again and again and again, and you're going to be a part of it someday. So spending time with yourself, food, and your physical health. Please go out on walks, even alone. Alone is the best, I think, because you're with your thoughts, you get to think a lot, and you also get to reflect a lot, and just be peaceful. So go on a walk, you said, matlab, that's in your mind, in your priority, कि you should also go on a walk. Yeah. Or you are just giving advice. No, I go on walks. I want to do more, because walks isn't enough to stay in Correct, health. correct, I correct. want to actually work out, and I have these phases, like I really got into working out, then I'm just like, oh, work is picking up, I'm busy, and then I'll quit it. And the thing with the whole concept of working out is, once you leave it for a bit, then you have to start from scratch again, which is so painful, because then you're Sam, you said fall in love, like you have seen your lot of youngsters falling in love. उसके बाद जो issues आते हैं वो सब. And you had gone to US when you were teenage, just 17 years old, and now you are in early 20s. So I mean कि other day I was having a conversation with a film director, and we had a very nice topic. We were discussing about the youngsters falling in love and love life of youngsters. So he said कि आजकल क्या है कि रिलेशनशिप में जाने में लोगों को, जो खासकर नई पीढ़ी है, उनको बहुत डर लगता है, बिकॉज दे हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड दे आर सो अफ्रेड ऑफ इट. एंड इस दुनिया को चलाने में जो सबसे बड़ी जो पावर है वो लव की होती है, प्यार की होती है. तो एक तरह से नई जनरेशन प्यार से खुद को मतलब दूर रख रही है, की कोशिश कर रही है, बिकॉज दे हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेज. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यू हैव सीन लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स. I mean, obviously, this is part of life. Now you must have seen it, observed it, and formed your own opinion about it. Yeah, I think I have two theories, because I really like this topic. First of all, in our generation, there are so many different terms. Do you know what situationship is? No, sorry, I had no idea. Do you know what benching is? Ghosting is? No. These are all ghosting. I can, try to imagine it. What is ghosting? This is a quiz round for you. What is ghosting? So ghosting is like somebody silently, without telling you, coming in front of you, trying to, trying to influence you. And No. You're wrong. Okay. Ghosting is when you're talking to someone for, like, let's say a few days, and suddenly they just disappear. They ghosted you. Oh. They just stop replying. They are just nowhere to be found. They just ghost you. So what is the purpose like? But this is happening. People talk for a few days. Let's say someone matches on a dating app. They talk for a few days, and then suddenly, no reason, no context, no message, the other person just disappears, and now this person is like, okay, cool, I guess. अरे तो फिर कि वो ऐसा करता है क्यों? मतलब what is the take for him? मुझे नहीं पता. Oh, is it happening? Everywhere. I've been ghosted. I mean, this And is I have ghosted absolutely others. It's ridiculous, but I stopped But it. why do you do that? मतलब what is that? I learned from my listen. I ghosted someone once, and I felt so bad, because I was like, wait, if I was on the other side, it just takes one message. Hey, I'm not interested. Correct. I wish you the best. Correct. That's all it takes, right? Yeah. But our generation is so scared of confrontation, of Oh. saying those hard stuff, because it'll make them the bad person, right? Okay, now I got it. Oh, It's like yeah. this mental turmoil. So they think just ghosting is easier. No answers, So they no just questions. vanish because they didn't like you or whatever it is. Like. Yeah. So they do not have the courage to confront you, come in front of you Yeah. and convey to you that sorry, I am not interested. Yeah. So उतना उनको conviction, उनकी power नहीं है, तो इसलिए गायब हो जाओ. Oh, got it now. And you know Okay, what right. is situationships? Please explain. Okay, situationship is that we are more than friends. Okay. We know we like each other, Yeah. but we are not getting into a relationship. We don't want to commit to each other. Oh. But we are constantly talking to each other. We are doing everything that two people do in a relationship. But how long we can are you not. sustain like this? Situationships have lasted 2 years also, some of my friends. Oh. That's a, I mean, Can you imagine now?
It never used to happen during our time. I know, it's funny for you guys. हमारे टाइम में तो प्लेटोनिक लव होता था, मतलब यू नो, और चिट्ठियाँ लिख के हम प्यार करते थे, मतलब यू नो somebody in some other city and you are just writing letters and you are, you know, in love with each other. So I'm very old school like that. Okay. I love very old school romance. And now again, like the whole concept of people not getting into relationships easily, like the current generation, it's also because of all these dating apps. Now, just to give you an example, if you go to a store, Yeah. it's not like you're gonna look at one thing and be like, I'm gonna get this, right? Why? Because there's so many options. So many options, so you're gonna Okay. browse around, take your time. Correct. You might as well like not buy anything, come back home, think about it, and then go to another store the next day. Same with dating apps. When you have so many options at just in your hands, swipe right, swipe left. Then with so many options, you're like, yeah, fine, whatever. I'll come back, swipe tonight, or I'll come back tomorrow and I'll see something will happen for sure. There's no fear because there is this illusion of unlimited options. Oh, That's now what I get it. think. That's what now I I think. get it. Okay, right. And when you think you have unlimited options, which by the way is an illusion because you don't, then obviously why will someone just settle and be like, yeah, let's get into a relationship, right? They think there's something better coming all the time, which is a very optimistic mindset to have in different aspects of life, but not here. I think this is where the whole might as well just leave it here. But Sam, I want to ask you, like, in any kind of relationship, like, to know a person, it just takes some time. Like, I mean, unless until you don't meet a person regularly for, say, about a year or so, at least. You are saying a year? That is too much. I Our mean- generation, like my friends, they regularly meet. Let's say I have a girlfriend, her name is Ria. Okay? Ria will meet Rahul like for 3 months regularly. And then they'll get into a relationship. This has happened. 3-4 months is standard right now. Oh. Yeah. And if they're not, after 6 months, then that's a red flag. Why? Why is he not committing or why is she not committing? You know? But Sam, tell me one thing, you know, हिंदी साहित्य में हम बोलते Because हैं, people are not thinking about marriage as the end goal when they're getting into a relationship, Dad. You have to Okay. understand, not everyone is. And so Okay. when people, like from my generation, most of my friends, when they get into a relationship, it's not like, oh yeah, I have to marry this, now this is marriage. No, they're just like, I really like this person and he really likes me. Let's see what happens next, and we get into a relationship because we genuinely like each other. There's no like fixated mindset of this is the end goal. You know? तो सैम इसकी वजह से तुम्हारी जनरेशन में बहुत ऐसे दिल टूटते होंगे, बिकॉज Okay, people दिल not taking टूटना it seriously. आपकी जनरेशन में भी होता था ना. नहीं, दिल तो टूटना होता था बट ऐसे कम टूटते थे, मतलब आई मीन कि इतना अब 3 महीने में तो कुछ होता ही नहीं था वहाँ पर. आई मीन कि टू गेट इनटू अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू नीड टू हैव मच लॉन्गर पीरियड, मतलब That थोड़ा is सा. your opinion. उस वक्त But that is- हमें लगता था. हाँ, but that is also your opinion, ना. People have fallen in love day one. पहली नज़र में, वो जो पहली नज़र Love में, at first sight. हाँ. Have gotten married and they're still married 25 years later, right? अब पहली नज़र में प्यार के कॉन्सेप्ट को, But I'm just saying. आई मीन आई वांट टू आस्क यू, मतलब आपकी जनरेशन में डू यू बिलीव इन दैट, मतलब डज इट हैपन लाइक? Love at first sight? हाँ. I feel like there could be chemistry and connection when you first meet someone. या I think love is often used or like is perceived as this magical experience and whatever. I think you have to work for love. करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट साइट वाला जो होता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा एलिमेंट फिजिकल का होता है, बहुत सारा एलिमेंट यू नो आपकी अपनी परसेप्शन का होगा कि आप किस Yeah. तरह के बंदे को चाहते हो. यू नो यू माइट फाइंड सेम काइंड ऑफ, बिकॉज क्वालिटीज़ तो आपको दिखेंगी नहीं, बिकॉज यू कैन सी ओनली द एक्सटर्नल ना. सो एक्सटर्नल आपने जैसा सोचा हुआ, जो आपको अच्छा लगता है, आंखें बड़ी, बाल घुंघराले, लंबा या छोटी या लंबी, सो उस पैरामीटर्स में वो बंदा फिट होगा तो आपको लगेगा कि यार मेरे को इससे, बट वो एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, isn't it? Correct. I mean, love takes time, right? I don't think love at first sight exists. I think there can be attraction, and then you work on it, you build it, Yeah. then it can be love. But then you spend so much time working on it,
So you can't just call it love at first sight, right? Love is a verb too. Yeah, love is a work. Yeah, you have to work on it. Yeah. You have to really understand the partner and compromise a lot, because you need to, you have to give preference to the needs of the other partner. Yeah. Anyway, तो इसमें जब दिल टूटने वाली बात जब आती है तो बहुत सारे बच्चे, you know, I have heard it. I know a few cases also where a girl went into deep depression just because of this issue कि उसको लगा बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया. You know, she was thinking कि she is in a serious relationship, but actually the boy was just playing around. और जब उसको रियलाइज हुआ तो she went into deep depression. It took her 3 years to come out, and today she is working. She is completely come out of it. So I just want to ask you कि ऐसे आपके आसपास केसेस हुए होंगे in your friend circle. So how your fellow friends dealt with it, या तुमने कैसे किस रूप में देखा इस डिप्रेशन को, कैसे डील किया जा सकता है, या कैसे आप लोग डील करते हो? Everyone has a different way of dealing with it. There's no one rule on how to deal with a heartbreak. It's so personal. But how have you observed it? Like, I mean, okay, people go into depression. Their heart is broken. They're grieving. Let them. It's completely normal. What some of my friends have done is also jump into another relationship right after oh, to deal with it, and only to realize 1 or 2 years later that wait, I never even liked this person that much. I just wanted to, feel loved, and because my last relationship ended, I just jumped into another one, so that feeling special and feeling loved doesn't go away. And some people handle it so well. They are like, I'm gonna sit with my grief, I'm gonna sit with my heart, my broken heart, I'm gonna go to therapy, work on myself, and they, worked on themselves until they felt like they're better again. But obviously, that to say there's no one way of dealing with it. All I would say is don't ever think that you are not loved just because this one person felt like ending a relationship with you, or he Correct. or she walked away from you. Don't ever feel like that, because you are loved if you love yourself. And then obviously you have your friends, you have your family. Don't you ever forget about that. And in young relationships, it's very easy to put your partner on a pedestal. You look at them as if they are this magical being and there's no one like them. But you forget that it's you who's making them be this amazing person. If you are not looking them, you know how they say beauty lies in the eyes of the beholder. yeah, correct. So if you are not looking at them like that, and let's say you tell your friend to be like, what do you think of them? Your friends will be like, yeah, whatever, alright, nice guy, nice girl, So that really, and that has helped my friends, when they ask for my opinion, I'm like, yeah, he's a good guy, or like, no, I don't like him, I get these bad vibes from him or her, so. तो सैम, एक्चुअली मैं सिंस आई एम इन मीडिया, सो हम लोग को रोज़ बहुत अजीब तरह की खबरें भी सुनने को मिलती हैं. इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं यहाँ पर कि लड़का लड़की प्यार में पड़े, फिर देन लड़के ने किसी और से प्यार हो गया उसको, इस लड़की को पता चला, इसने फिर उसको गोडिंग करना शुरू किया एंड उसने लड़की को मार दिया. इस तरह के बहुत सारे इंडिया में ऐसे केसेस होते हैं. तो जब कभी मैं इस तरह की जो केसेस के बारे में ऐसी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर बहुत ज़रूरी है इवन यंगस्टर्स के लिए भी, कैसे वो अपने थॉट्स के साथ डिटैचमेंट करना सीखें. दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये बोलता हूँ कि यार मेडिटेशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जैसे मैंने रियलाइज़ किया पिछले 10-12 सालों में कि पहले 12 साल पहले जब मैं मेडिटेशन कम करता था तो किसी भी थॉट से मैं अटैच हो जाता था और वो थॉट मेरे को घुमाता था. फिर मेडिटेशन क्या करता है कि वो आप में ये पावर देता है कि आप थॉट से डिस्टेंस बना के उसको ऑब्जर्व करो. हिंदी में इसको बोलते हैं साक्षी भाव से आप अपने थॉट्स को देखना. तो थॉट की वो पावर ख़त्म हो जाती है कि वो आपको इस तरह के आपसे काम करवा ले. करेक्ट. I think number one thing, the most important thing in life is
having control over your thoughts, and not control is not the right word. I would say this stillness, this mindfulness. Correct. It will change the game. Awareness, sort of. This awareness, self-awareness, awareness about life. Yeah. I think it will change how you handle all situations, not Correct. just your love life. Yeah. This crime of passion happens because there's no hold here, there's no stillness, there's no awareness, right? I was talking to my friend, and she was telling me how now that she's in a relationship, Okay. this is her third relationship, and it's so peaceful. Whenever they are apart, when they are together, it's the same. It's just security, this peaceful relationship where they understand each other, respect each other. But then she was telling me about her first relationship, which usually happens in your later teens, early 20s. And that was so different for her. She was totally consumed by this person. Okay. She thought after the breakup that, her world has collapsed and she's gonna not survive this. And I think with age, also something clicks. As a young teenager, I thought, oh my god, like after this breakup, it's gonna be very hard. I'm never gonna fall in love again. But now I look back and I'm like, what was I thinking? Okay. So I think to experience heartbreak at an early age is also a blessing in disguise, because that kind of shows you, wait, life goes on, and literally no one has the power to destroy you or to like make you feel so less again. So if you have experienced heartbreak, or if you are experiencing heartbreak, I think you're God's child and He has blessed you with this, because now you're going to come out feeling invincible out of it. Well, this is really, wonderful thing. Gee. Please take it as a blessing, because now if you survive this, imagine what can destroy you. Correct. Nothing. Yeah. Nothing can destroy you. So Sam, otherwise also like you said कि पापा आप जिस चीज़ में strong हो, मैं आपसे वो बातें करूँगी, और मैंने कहा था कि जो तुम चीज़ों में जिसमें तुमसे सीखने को मिल सकता है हम वो बातें करेंगे. तो मुझे पता नहीं क्यों बार-बार ये लगता है कि हो सकता है कि आई एम 56 years old, सो ऑब्वियसली 50 के बाद हमारे शास्त्रों के हिसाब से जीवन जो है वो वानप्रस्थ की ओर जाने लगता है कि यू आर कमिंग आउट फ्रॉम गृहस्थ आश्रम एंड वानप्रस्थ की ओर, मतलब टुवर्ड्स दी संन्यास जाने लग जाते हो. बट नॉट बिकॉज ऑफ द एज, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रूटीन दैट आई लिव. मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस मटेरियल लाइफ में सक्सेस चाहते हो और जिसके लिए पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो, फेम कमाने के लिए भाग रहे हो, रिलेशनशिप में आप फिजिकली अपने को सेटिस्फाई करने के लिए भाग रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाने लग जाते हो. तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ पर कि आपने वर्ल्डली अफेयर सारे छोड़ दिए. यू विल स्टिल बी मिंटिंग मनी, यू विल बी स्टिल ट्राइंग टू अर्न मोर मनी, यू विल स्टिल बी ट्राइंग टू हैव अ गुड फैमिली लाइफ. तो सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारी जो जनरेशन है उसमें हाउ डू यू लुक एट स्पिरिचुअलिटी? That is so interesting. I think personally, from living with two girls who are also my age, and three of us are very passionate about this topic. I think, and girls, I want to say this specifically for women, we talk a lot. Okay. And talking to each other about tiny details and everything that goes on in our head consistently helps us also, have different perspectives. And spirituality is, at the end of the day, for me, complete acceptance of whatever is happening. Yeah. Wow. It's not that I have to do chanting every day, or Correct. I do want to get into meditation, because as a psychology student, I have read multiple studies of how beneficial it is. But spirituality is complete acceptance, no judgment of myself and others. Correct. And some sort of balance in my life, which I lack right now. But that is spirituality, where I am just at peace at every single minute of the day. Nothing can stress me out too much, or nothing can make me too happy. Everything is like a good neutral, not a dead neutral, but good spirited yeah, neutral. Yeah.
So that's spirituality for me. A long way to go. नो दैट्स ग्रेट. सो एक्चुअली मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जो यूनिवर्स की जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना, वो हमेशा पॉजिटिविटी की ओर रहती है, बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रही है. तो अगर आप अपनी लाइफ की कंप्लीट सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट कर लो. फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, तो आपका रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है. तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, एंड यूज दैट एनर्जी टू अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए. लर्न न्यू स्किल्स, उस पर काम करो अपनी लाइफ पर, और उसको और अच्छा बनाओ. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज स्पिरिचुअलिटी इन ऑर्डर टू ग्रो इन लाइफ. तो आई थिंक काफ़ी हमारी इंटरेस्टिंग बातें बहुत हो गई हैं रिलेशनशिप से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी? मतलब नाउ दैट आई हैव द चांस, आई वांट टू आस्क अबाउट टाइम मैनेजमेंट. कैन यू गिव अस सम टिप्स? एंड प्लीज डोंट से कि 5 बजे उठ जाओ. वो मैं और मेरे दोस्त नहीं करने वाले हैं, अभी नहीं करने वाले हैं. ओके, मैंने भी बंद कर दिया. मैं लॉकडाउन के दिनों में मैं आई यूज्ड टू गेट अप एट 3:55. देन आई रियलाइज़ कि मेरे को इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं, एंड आई रियलाइज़ कि आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई स्लीप. सो आई हैव स्टॉप्ड पुटिंग एनी अलार्म. सो मैं अपनी बॉडी की फील्ड पे उठता हूँ. तो फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलूँगा कि बॉडी की फील्ड पे उठना शुरू करें. दूसरी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, मेरे को एक बहुत बढ़िया इसमें एक बात सीखी है मैंने ऑफ लेट, कि मैं एक तो अगले दिन के जो काम है ना, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, मैं पिछली रात को लिख देता हूँ डायरी में, सोने से ठीक पहले. सो क्या होता है कि मेरे सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली जाती है. नहीं तो क्या होता है, कैजुअली आप सोचते हो कि यार मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, बट आपका मन नहीं करता. तो माइंड आपका हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है, माइंड एनर्जी को खर्च नहीं करता. माइंड हमेशा आपको कंफर्ट जोन में बना के रखता है. सो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए यू नीड दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट पुश. वो पुश क्या होता है कि आपको सबकॉन्शियस से मिलता है. तो अगर आप रात को ही लिख दो. और दूसरी बात ये, सुबह उठने के बाद भी 3 ऐसे काम जो आपको लगता है कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन द सेंस कि आपकी करियर के लिए, आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो आपका जो लाइफ का पर्पज़ है, उस पर्पज़ की ओर उसके नज़दीक ले जाने के लिए 3 जो सबसे बड़े काम आपको लगते हैं, वो आपको लिख देने चाहिए. ज़्यादा नहीं लिखने चाहिए, सिर्फ 3 ही लिखने चाहिए, सो दैट कि आप पूरे दिन में वो 3 काम कम से कम कर लो एटलीस्ट. तो अगर आप ऐसे रोज़ एवरी डे इफ़ यू आर कंप्लीटिंग 3 मोस्ट क्रूशियल थिंग्स फॉर यू, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी. और वो जो प्रोग्रेस होना है वो आपको और ज़्यादा रीइंफोर्स करता है, आपको और ज़्यादा पावर देता है, आपको मोटिवेट करता है. तो आप इस चीज़ को ज़्यादा करने लगते हो फिर लाइफ में कि भाई ये 3 काम मेरे को रोज़ लिखने हैं. तो राइटिंग इज़ द बिगेस्ट थिंग. मतलब वट एवर यू हैव टू डू, जस्ट राइट इट डाउन. बिकॉज क्या होता है कि आप जो सोच के काम करते हो तो वो सोचने तक ही सीमित रह जाता है. And you mean like physically write it down? Yes, exactly. You have to learn journaling. मतलब जब आप लिखते हो, लिखने से जब कभी लिखने की इंपॉर्टेंस की बात आती है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कभी अपना जब बड़े काम करते हो ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो या मकान किराए पे देते हो, तो आप हमेशा क्या करते हो, स्टाम्प पेपर पर लिखवाते हो. आपको कंपनी से नई जॉब मिली है, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, आपका कोई नया डील कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. बिकॉज क्योंकि आप समझते हो कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट करने से ये चीज़ पक्की हो गई, अब टूटेगी नहीं. तो वही बात है कि अगर तुम पक्का काम करना चाहते हो, इफ़ यू नो कि यार ये काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मेरी लाइफ प्रोग्रेस नहीं करेगी, तो आपके लिए अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो यू मस्ट राइट इट डाउन. बिकॉज जब आप लिखोगे तो ही पक्का होगा. तो पक्का इन द सेंस कि तब आपका सबकॉन्शियस विल मेक श्योर कि आप उसको करने के लिए टाइम निकाल लो. ओके. सो दिस इज़ द my way of managing my time. दूसरा एक और है, there is something called पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि हमारा जो फोकस है ना, वो कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक बना नहीं रहता. तो एक फिक्स टाइम तक रहेगा, जैसे 25-30 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो थोड़ा ख़राब होने लगता है, मतलब लूज़ होने लगता है. तो आप जो काम कर रहे हो वो काम तो करोगे, लेकिन वो उस वक्त फोकस नहीं होगा. जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उतनी शार्पली पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो उसको याद नहीं रहेगा. तो हमेशा 25 मिनट की पढ़ाई करो, काम करो फोकस के साथ, और 5 मिनट का ब्रेक ले लो. 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो. और आपको लंबा काम करना है तो अगर आपने 2 घंटा काम किया तो फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है. तो ऐसे अगर ब्रेक लो, फोकस से काम करो, तो आपका फोकस लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन रहता है और आपको उसका फ्रूट बहुत अच्छा मिलता है. आपको जो एंड रिजल्ट है वो बहुत इफेक्टिव होता है. Okay. पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको. Well, that's something new I learned today. Yeah. Last question I have for you is something that I personally want to ask you.
about this power of manifestation. Manifestation was, I think, also the word of the year. All my friends, the youth, my Instagram feed is filled with people trying to tell us how to manifest this, manifest that. There are so many people trying to sell their workshops on manifestation. You are my greatest example of how you have manifested like everything before manifestation was even famous. Yeah. Since you were in the army, since you were a child. Correct. So I want to ask you, what are like 3 or like the main things someone needs to do to manifest something in their lives? तो सैम, ये बहुत मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें जो हैं इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं. बिकॉज मैनिफेस्टेशन वो वर्ड है जो सबसे ज़्यादा ढूंढा गया गूगल में, इजंट इट, है ना. सो लोग वाकई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. और मैनिफेस्ट मैं पर्सनली अब समझता हूँ कि चीज़ें बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर आप उसकी ट्रिक जान लो, तरीका जान लो उसका. हालांकि मुझे लगता है कि एक लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने बिना ये प्रोसेस को जाने हुए भी किया और चीज़ें अपने आप से मैनिफेस्ट होती गई. जैसे उन्मुक्त भैया को क्रिकेटर बनाना था तो मैंने बहुत मेहनत की और एक एक्सपेरिमेंट था वो मेरा कि यार अगर कोई चीज़ को अगर पूरी पावर से, पूरे इंटेंशन के साथ अगर चाहो 100% दो तो क्या वो चीज़ होती है. और ये बहुत बड़ा एक गैम्बल भी था, लेकिन मैंने देखा कि हो गया. तो मेरा एक कन्विक्शन अपने आप बन गया. जैसे मैंने कोई जर्नलिज्म का कोई डिग्री नहीं किया हुआ, बट आई वॉज इन इंडियन आर्मी. आई सर्व्ड इंडियन आर्मी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर. और मैं आर्मी ऑफिसर बना बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर. ही कुडंट, सो आई थॉट कि आई गो देयर टू फुलफिल हिज ड्रीम. अगर पत्थर पर धूप मेरा जो उपन्यास है वो पढ़ो तो उसमें सारी कहानी दी हुई है. फिर भैया का ये हुआ, फिर मैं बिना जर्नलिज्म में कुछ कोर्स किए हुए मैं एक न्यूज़पेपर, दिल्ली नेशनल न्यूज़पेपर का एडिटर बन गया. उसके बाद फिर देन यू आर गोइंग टू यूएस. वो अपने में बहुत बड़ा एक मेरी ओर से वो था बिकॉज उतनी संसाधन थे नहीं मेरे पास. फिर उसके बाद जॉब का था कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी बिकॉज सारे ले ऑफ हो रहे थे उस वक्त में तुमको जॉब मिल जाना. तो मुझे लगता है कि वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, वो कायनात वाला, असल में दोस्तों जो मैनिफेस्टेशन है वो सारा बस वही है. किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से अगर आप चाहोगे, पूरी शिद्दत के साथ, फिर उसमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. वो आपको मिलती ही मिलती है. मैंने पूरी शिद्दत से चाहा कि मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊं, तो मैं पिथौरागढ़ से बहुत गरीब और बहुत ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करके भी मैं आर्मी ऑफिसर बना. मैंने चाहा कि मैं एक साहित्यकार बन जाऊँ और दिल से चाहा. और उसके लिए काम भी ऑब्वियसली, जिस चीज़ को आप दिल से चाहोगे उसके लिए काम तो करोगे. अगर लोग अपनी प्रेमिकाओं से मिलने, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ थी कि बंदा राजस्थान से अपनी प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में उसको पकड़ लिया गया जेल में. तो वो बात अलग है. लेकिन जो चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे वो चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी और उसको फिर आप अंग्रेजी में मैनिफेस्टेशन बोल देते हो. मतलब तो जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस. And the subconscious and universe, they are both connected. Why? Because you are a child of the universe. So, yeah, but like what was the process? So process, तो पहली प्रोसेस ये होती है कि you should know कि as to what do you want. So पहली प्रोसेस ये होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या. फिर आपको सेल्फ बिलीव करना पड़ता है कि यार इसको मैं पा लूँगा. Second step is first identify what exactly do you want to manifest. Second, you should have that belief कि मैं इसको पा लूँगा, because that belief will make you work for it. बिना काम किए कुछ नहीं मिलता है. लेट्स बी वेरी श्योर कि ऐसा नहीं कि आप चैंटिंग करते रहो मैनिफेस्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. आपको शिद्दत से चाहना पड़ता है, उसके बाद वो अपने में भरोसा लाना पड़ता है. और तीसरी चीज़ होती है कि जब वो आपको मिलता है तो आपको उसको लेना भी पड़ता है. बहुत सारे लोग क्या है, जब मिलता है ना तो बोलते हैं कि समंदर में, मतलब वो जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बट आपको लगता है यार मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ. अपने को आप खुद ही अब लिमिटिंग बिहेवियर आप ले आते हो अपना, कि खुद को उस लायक नहीं मानते कि यार मेरे को ये मिल सकता है. लेकिन भगवान के यहाँ या बोले तो ब्रह्मांड के यहाँ अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई 100 करोड़ रुपए मिल गया तो आप सोचो कि यार 100 करोड़ से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता. नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, बट किसी भी रूप में कि आपको बहुत ही खूबसूरत पार्टनर मिल जाए, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाए, या आपको पसंदीदा शहर में एक बहुत बड़ा घर मिल जाए जहाँ आप लेना चाहते हो. तो इसके लिए जो
3 ही प्रोसेस होती हैं उसकी कि आप पहले आइडेंटिफाई करो, फिर आप उसकी प्रोसेस भरोसा करो, तीसरी बार जब मिले तो पूरे हाथों को खोल के लो, मतलब चम्मच से पानी लेने मत जाओ फिर पूरा ड्रम लेके जाओ एंड टेक इट यू नो, और जस्ट एंजॉय लाइफ। तो ये प्रोसेस है मुझे लगता है। और तो मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे और बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मुझे मिली। आई एम सो हैप्पी यू नो। एंड मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स के साथ इस तरह के कन्वर्जेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज हम लोग चाहे कितना भी ज्ञानी माने अपने को, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं लेटेस्ट, जैसे होस्टिंग और सिचुएशन क्या बोला था, सिचुएशनशिप के बारे में आई हैड नो आइडिया, 0% आइडिया, आई हैड नो आइडिया कि ऐसा भी होता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कई बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ना कहने का। पर ना कहने का मतलब अब हमने ये सुना था कि यू मस्ट नो हाउ टू से नो। तो ये हम बार बार सुनते रहते, तो इसको एक तरह से ये बात रीइंफोर्स हो जाती है इससे, कि नहीं तो क्या होता है फिर आप दूसरे को भी परेशान करते हो। तो सैम, आई थिंक वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन। तो इसको अगर ये पॉडकास्ट के फॉर्म पे भी बहुत अच्छी बातचीत हो गई है, मैंने भी बातें की और तुमने बातें की। आई एम रियली थैंकफुल कि हम लोग इसका समय निकाल पाए। बहुत सारे लोगों को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। माइंड फिट के जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरह की टेस्ट की चीज़ें लाके देते रहें। तो पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आता है सुनने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट कोई बात अगर आपसे, बिकॉज यू आर द गेस्ट, तो आपकी बात से चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। All I want to say is Happy New Year. 2025 is again hopefully going to be great and full of love. Thank you so much. Thank you.